मोबाइल क्या बेसी हो तुम्ही सगळे घ्या ना व्हिडिओ हाँ सर। हां तुम्ही क्या बेसी तो तो इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला और हमने ढूंढ निकाला कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट के साथ जुड़ा हुआ मार्केट जिसे हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है। अगर मानो कि आपने कोई प्रदूषण किया है, आपने कोई गंदगी की है और आप उसे साफ कर देते हो तो माना जाएगा कि आपने कोई गंदगी की ही नहीं है। उसके साथ ही जुड़ा हुआ यह कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट। ओके, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया था, उसमें कहा गया था कि व्हाट इज द कार्बन मार्केट एंड व्हाई डज इंडिया वांट टू क्रिएट वन। तो ये है जो इसलिए अभी मुद्दे में है क्योंकि ये बिल आया है और ये बिल 20 साल के बाद आया है क्योंकि ये जो है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है इसके अकॉर्डिंग आया है। ओके, उसके सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता क्या है। अगर मानो ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि हम कम ऊर्जा का उपयोग करें अर्थात ऊर्जा की जो खपत है उसमें हम कमी करें। अगर मानो कि ये केटीएम ड्यूक का बाइक है और ये हीरो होंडा की बाइक है, इसमें ऊर्जा की खपत होती है यानी कि पेट्रोल उसमें हमें डालना पड़ता है और ये इलेक्ट्रिक बाइक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। अगर मानो कि हमें यहाँ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से बस स्टैंड जाना है तो हम ये लेकर भी जा सकते हैं, ये लेकर भी जा सकता है। फर्क इतना है कि कहीं ना कहीं स्टेटस के लिए हम ये लेकर जाते हैं, पहुंचेंगे तो हम वहां पर ही। अगर हम इसका उपयोग करें तो हमारी जो ऊर्जा है उसकी जो खपत है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। दूसरा है ऊर्जा दक्षता यानी ऊर्जा सुरक्षता से ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि जो गांव होते हैं या फिर शहरों में भी ऐसे बल्ब का यूज किया जाता था जो ज्यादा वोल्ट के होते थे, उसमें ज्यादा ऊर्जा की खपत होती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने एलईडी बल्ब को आविष्कार किया जिसके माध्यम से हम कम ही ऊर्जा की खपत करते हैं, जो एक सबसे बेहतरीन है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कुछ ऊर्जा दक्षता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यह रेटिंग सिस्टम है, जो यहाँ पर जो गर्ल्स रूम है उसमें भी फ्रिज है, उसमें देखना कि ये रेटिंग दी जाती है। अगर यहाँ पर ज्यादा रेटिंग दी जाती है यानी कि 5 स्टार दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम ऊर्जा की खपत करता है। इसका मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 100% में से ये 80% कम ऊर्जा की खपत करता है और इसका देखें तो उसका 60% यानी कि 40% कम खपत करता है। अगर कहीं ज्यादा वोट दिए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत कम ऊर्जा की खपत करते हैं, यानी कि ऊर्जा दक्षता के लिए कुछ ना कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई है। 1 मार्च 2002 को स्थापना की गई है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रमुख काम यह है कि ऊर्जा मापदंड को निर्धारित करना उसका प्रमुख काम है। अगर कोई मार्केट में ऐसी कंपनी या कोई ऐसे उद्योग आते हैं कि वो ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं तो इसके लिए ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उसे मार्केट में से हटा सकता है या फिर उसमें ज्यादा मुआवजा दर्ज करा सकता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अभी 31 जनवरी 2023 को हमारा जो बजट आया था उसमें पर यूनिट जीडीपी में ऊर्जा की कम से कम खपत हो उस पर ज्यादातर चर्चा की गई है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक अधिनियम 2022 यानी कि ये जो 2001 में आया था उसके बाद 2022 में उसमें एक अधिनियम किया गया है, यानी कि उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। इसमें यह तय किया गया है कि ऊर्जा उपयोगी सीमाएं उसे निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे कि अगर हम मानो कि कोई एक कंपनी है उसको हम कह दे कि 5%, 10%, 15% या 20% कोई भी 1% निर्धारित कर दे। अगर हमने 20% निर्धारित कर दी तो कंपनी जो 100% ऊर्जा लेती है उसमें से 20% कंपलसरी उन्हें विंड फार्म या सोलर पैनल से ऊर्जा को उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद मोटर व्हीकल, शिप, औद्योगिक इकाइयों, बिल्डिंग में भी रेटिंग देनी चाहिए। ऐसे जब हम बिल्डिंग को रेटिंग दे रहे 5 स्टार तो उसका मतलब यह हुआ कि यह बहुत ही कम ऊर्जा की खपत करता है, या फिर हम किसी को 1 स्टार देते तो उसका मतलब यह हुआ कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए कार्बन बचत प्रमाण पत्र यानी कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफाइड से उसे नवाजा जाता है। ओके, ये बहुत ही अच्छा एक फोटो मुझे मिला। अगर ये श्रीलंका का फोटो है, ये उसकी जो रिपोर्टर है उसके जो
वहां के जो प्रेसिडेंट है राजपक्षा जी से कहती है कि श्रीलंका आर्थिक संकट में है, डीजल की बहुत कमी हो चुकी है, 13 घंटा से पावर ऑफ हो चुका है। तो उसके जो प्रेसिडेंट है उसका उत्तर क्या हुआ कि आप इकोनॉमी को छोड़ो, हमने कार्बन उत्सर्जन कितना कम किया है वो देखो। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ये हमारा मेन कंसेप्ट है, इसे आप समझो। अगर ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, इसमें एक निर्धारित रेखा कर दी गई है कि ये रेखा है जो 100% ऊर्जा की बात करता है। अगर जो ये ए कंपनी है वो 120% ऊर्जा की खपत कर देता है और इसकी तुलना में जो बी कंपनी है वो 80% ऊर्जा की खपत करता है। उसका मतलब हुआ कि ये जो ब्लू वाला जो आप पट्टा दिख रहे हो ये कम से कम 20% ऊर्जा की खपत नहीं कर रहा है, यानी कि वो सोलर या फिर विंड फार्म उनके माध्यम से ऊर्जा की बचत कर रहा है। तो अभी जो उसने ज्यादा खर्च कर दिया 20%, तो अभी ए कंपनी को बी कंपनी से जो 20% बचा, 20% बचा उसको अभी वहां से ये बेचेंगी और ए कंपनी खरीदेगी। यहां पर कार्बन क्रेडिट मार्केट अवेलेबल होता है और ये कार्बन सर्टिफिकेट है, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट है, वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। उसके पहले समझे क्योटो प्रोटोकॉल और कार्बन क्रेडिट क्या है। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई है। विकसित देशों में कार्बन क्रेडिट निर्धारित कर दिया गया है कि उससे ज्यादा वो खपत नहीं कर सकते। जो विकासशील देश है वो कार्बन क्रेडिट को ज्यादा से ज्यादा अचीव करके वो विकसित देश को जब बेचेंगे तो उससे ज्यादा ना ज्यादा विकासशील देशों को मुआवजा प्राप्त होगा। 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कोई ग्रीन हाउस गैसेस। 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी, गुजराती में આપણે કહીએ તો કે 1 મણ। इंडियन सिनारियोની जो આપણે વાત કરીએ કે રિસેન્ટલીમાં ઇન્ડિયાનો તેનો શું સિનારિયો છે। इंदौर नगर निगम, इंदौर नगर निगम ने हाल ही में पाया कि वो उसकी जो कचरे की गिट्टी जो गाड़ी है वो डेली जाती है तो वहां पर से ज्यादातर गीला कचरा पाया जाता है और जो गीला कचरा होता है उसमें ज्यादा मीथेन गैस होता है और ये जो मीथेन गैस होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरमेंट है वातावरण में उसमें बहुत सारा प्रदूषण करते हैं। लेकिन इन जो इंदौर नगर निगम है उन लोगों ने मिलकर बायोमिथेनाइजेशन प्लांट को बनाया। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट को उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया और बायोमिथेनाइज प्लांट बनाया और उन्होंने कार्बन क्रेडिट हासिल किया। 1 साल के भीतर उन्होंने 50 लाख रुपए के इकट्ठे किए कार्बन क्रेडिट को बेचकर। उसके बाद है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली मेट्रो है वो उसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है क्योंकि वो रिड्यूसिंग पॉल्यूशन ऑफ 6.3 लाख टन एवरी ईयर उतना वो कम करती है। उसके बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो 47 लाख करोड़ रुपीस का वो इनकम अर्न करती है 1 ईयर में कार्बन क्रेडिट को बेचकर। ये इंडिया की वो दिल्ली मेट्रो फर्स्ट ऐसी ट्रेन है कि जिसे कार्बन क्रेडिट से नवाजा गया है। और जो दिल्ली मेट्रो है वो 91,000 व्हीकल जितना भी ऊर्जा की खपत करता है उतनी ये कम ऊर्जा की खपत करता है, इसके कारण से बचाई जाती है। और एक व्यक्ति जब 10 किलोमीटर जाता है तो वो 100 ग्राम कार्बन उत्सर्जन करता है और दिल्ली मेट्रो के कारण उसमें भी बहुत ही कटौती हुई है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कार्बन बाजार का अगर हम महत्व देखें तो कार्बन क्रेडिट कई विकासशील देशों में देश के कार्बन लक्ष्यों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बहुत मदद करेगा। 2021 में वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में 164 की वृद्धि हुई और साल 2030 तक इसमें 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद रखी गई है। रिड्यूसिंग कार्बन ऑफ एमिशन की अगर हम बात करें तो अक्षय ऊर्जा जैसे कि पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है इत्यादि की बात की गई है। वनीकरण यानी कि वन महोत्सव जो हमारे देश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम सेलिब्रेट करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वनीकरण करके जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी कर सकते हैं। ड्राइवलेस जहां पर हमें जरूर नहीं है वहां पर हम बाइक लेके कार लेके न जाए, साइकिल का उपयोग करें, उसके माध्यम से भी हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। यूज सोलर एनर्जी, विंड फार्म इत्यादि का यूज करके हम कार्बन एनर्जी को कम कर सकते हैं। घर के ऊपर हम सोलर लगा सकते हैं, विंड फार्म लगा सकते हैं, इसके माध्यम से इसमें कटौती हो सकती है। प्लांट मोर ट्रीज, हम ट्रीज को हम लगाए उसके माध्यम से जैसे कि वृक्षारोपण किया जाता है। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्यादा से हम जरूरत नहीं उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग हम कम करें। रीयूज एंड रीसाइकल, हमने
आर सुने होंगे, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। तो रीयूज यानी कि कोई चीज है, जैसे कि पानी की बोतल है, एक बार हमने पी लिया, दूसरी बार उसको ही यूज करें, दोबारा न ले, इसको हम रीयूज बोलते हैं। और रिसाइकल यानी कि एक बार पानी की बोतल हमने खरीद ली, उसके बाद वही पानी की बोतल है, उससे हम अगर कोई दूसरी जगह पे उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अभी जो सड़क बनाई जाते हैं वो प्लास्टिक से बनाई जाते हैं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकल कर सकते हैं। बी अ सिटीजन नॉट जस्ट ए सिविलियन। अभी हमें सिविलियन बनने की जरूरत नहीं है, अभी हमें सिटीजन बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कार्बन क्रेडिट, कि व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन क्रेडिट क्या है। हम एडवांटेजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए, हमें विकसित देश से विकसित देश की ओर हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव के द्वारा उसे उपयोग किया जाता है, तो एक चुनाव में लगभग 10,000 टन मत पत्र बचाया जाता है, और ये जो होता है वो तकरीबन 15 साल तक चलता है, और इसके माध्यम से हम बहुत ही ऊर्जा की कम खपत करते हैं। जैसे कि अगर हम मत पत्र के लिए जो पहले वो जो पत्र आता था वो बनाएंगे, तो बहुत सारे हमारे जो पेड़ है उसकी कटाई होगी, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रमाण में बढ़ोतरी होगी। अभी जो हमारे वर्तमान में हम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी, बहुत सारे देश में उसको हम ट्रांसफर करते हैं। 1997 का जब इलेक्शन हुआ था तो 8,000 टन कागज की उपयोग किया गया था, यानी आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने पेड़ों की कटाई हुई होगी। और 1998 इलेक्शन हुआ था, उसमें 7,700 टन कागज का उपयोग किया गया था, ये बहुत ही मात्रा में। हेल्प इन डेवलपिंग एक्स्ट्रा इनकम, जैसे ये कोई एक कंपनी है, वो कंपनी अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पर वो वनीकरण करती है, या फिर यहाँ पर विंड फार्म लगाती है, यहाँ पर सोलर पैनल लगाती है, उसके माध्यम से जो इसमें से जो ऊर्जा से उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा का उपयोग वो ये कंपनी में करे, तो कहीं ना कहीं जो उसकी जो ऊर्जा की खपत है वो उसमें कमी आएगी। और इसमें जब ये कार्बन क्रेडिट को जब वो अचीव करेगी, वो कार्बन क्रेडिट यहाँ प्रमाण पत्र उसे दिया जाएगा, और वो प्रमाण पत्र वो अदर कंपनी को बेचकर वो पैसा कमा सकती है। एनवायरमेंट की अगर जो हम बेनिफिट की बात करें तो भारत देश में गंगा को 45 साल से साफ कर रहे हैं, जिसमें बीते 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं गंगा नदी को साफ करने के लिए। उसमें से मामूली सफलता दिख रही है, 45 साल में मामूली सफलता दिख रही है, लेकिन उसी गंगा को 3 हफ्ते के लॉकडाउन ने बहुत ही अच्छे से साफ कर दिया। चंडीगढ़ से हिमालय की जो चोटियां है वो दिखने लगी, और बहुत दूर दूर से हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भी दिखने लगा था। डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन क्रेडिट, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे भारत देश में 2-3 दिसंबर 1984 को हमारे देश में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। ये बात बताते हुए भी मुझे अंदर से दुख हो रहा है कि उस दिन अमेरिकी एक कारखाना था जिसको कार्बाइड कारखाना कहा जाता था। रात के तकरीबन 2-3 बजे से, और रात को 2-3 बजे उन्होंने मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम एक अपना स्वार्थ के लिए उन लोगों ने एक गैस को लीकेज कर दिया। जब उस गैस को लीकेज कर दिया तो थोड़ी ही देरों में चारों ओर धुआं फैल गया, और बहुत सारे लोगों को चीखने की आवाज आने लगी। 2-3 दिनों में यहाँ पर इतनी हलचल मच गई कि एक आंकड़े के मुताबिक 5,295 मौत हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर आज भी बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपंग होते हैं या कोई हैंडीकैप होते हैं, ऐसे बर्थ आज भी जन्म लेते हैं। वहां पर जो डंकी हम बोलते हैं, यानी कि जो पंप होता है पानी निकालने के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट ने आज उसमें लाल कलर मार दिया है, क्योंकि वो खतरा है, क्योंकि वहां से पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियों उद्भव हो सकती है। स्लाइड पर क्लिक कर પછી જવા ये है तवा मत्स्य संघ। शायद किसी ने सुना है तवा मत्स्य संघ के बारे में? आई थिंक आप सबके लिए नया वर्ड होगा। ये बता दूं कि 7वीं धोरण की एनसीईआरटी में ये मुद्दा आता है। 7वीं धोरण के एनसीईआरटी में ये मुद्दा आता है पॉलिटिकल साइंस की। ये तवा मत्स्य संघ ये है कि हमारे देश में जो नर्मदा बंध बनाना था
तो वहां पर मध्य प्रदेश के जो सतपुरा डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर यह हुआ कि वहां पर ज्यादातर लोग थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे, तो वहां पर बनाना था, अभी नर्मदा सरोवर डैम को बनाना था, लोकार्पण करना था। इन्हीं कारण से सरकार ने वहां के जो लोग रहते थे उन लोगों को सभी को एक साथ विस्थापित कर दिया। जब भी लोगों ने उसको विस्थापित कर दिया तो वहां पर जो नर्मदा बंध का लोकार्पण किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजों का उपयोग किया गया जिसके कारण से जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो लोग थे उसमें लोगों ने घर छोड़ना पड़ा। इन्हीं कारण से ये तवा मत्स्य संगीत बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर के कारण भी बहुत सारे कार्बन उत्सर्जन होता है, जैसे कि टोरेंटो है, फ्लड है, वाइल्ड फायर है, अर्थक्वेक है, ड्राउट है, सुनामी है, लैंडस्लाइड एंड टाइफून। ये मुद्दा भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्फ कोस्ट में एक भयंकर आग लगी थी, वो जब भयंकर आग लगी उसमें बहुत सारे ऐसे पशु थे, बहुत सारे ऐसे एनिमल थे कि वो आग में जल गए थे। वहां पर प्लेन से पानी डाला जाता था लेकिन फिर भी वहां की आग बुझ नहीं रही थी। फिर अचानक ही कुदरत के द्वारा जो बारिश हुई और उन्हीं कारण से ये आग थमी। उनमें तकरीबन 103 बिलियन US$ का खर्चा किया गया था। उसके बाद अभी जो हाल ही में चर्चा में आप शायद सबने सुना होगा कि ये जो तुर्की में अर्थक्वेक आया, तुर्की में जो अर्थक्वेक आया उसमें तकरीबन 24 साल में 18,000 मौत हो चुकी है। तो अभी हम सबने सुना कि भाई तुर्की में भूकंप आया, सबने सुन लिया, लेकिन वो क्यों आता है उस पे जाना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम उस पे जाते हैं, उस पे गौर करते हैं, तो ये जो तुर्की है, तुर्की जहां पर बसा हुआ है उसकी एग्जैक्ट नीचे टेक्टोनिक प्लेट आई हुई है। टेक्टोनिक प्लेट यानी कि एक यूरेशियन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है और एक अरबियन प्लेट है। जब भी ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है या एक दूसरे से निचोड़ती है, एक दूसरे के आपस टकराव में आती है, जब भी एक दूसरे की टकराव में आती है तभी जब भूकंप है वो आता है, और यहां पर बहुत सारे भूकंप आते हैं। उसके बाद है ज्योतिमठ के बारे में सब आई थिंक सो आप सबने सुना होगा, क्योंकि वहां पर क्यों भूकंप वहां पर भी आते हैं, वहां पर क्यों दीवारें पड़ चुकी है। तो ये जो ज्योतिमठ है वो दिल्ली टू ज्योतिमठ 490 किलोमीटर की दूरी पे है। समुद्र तट से हम अगर बात करें तो 6150 के ऊंचाई पर है, और ये जो 570 घर के लोग आज बेघर हो गए क्योंकि वहां पर दरारें पड़ चुकी है। थोड़े टाइम में यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 भूकंप आ चुके हैं, और वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर 8.1 तीव्रता से अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा जताई जा रही है, और ये भूकंप सबसे बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही मुद्दा है। और जो मैं आपको पहले बताया था कि जो तुर्की में अर्थक्वेक आया और ज्योतिमठ में अर्थक्वेक आया, तो दोनों जगह पर अर्थक्वेक आने के कारण क्या है, प्रमुख रूप से यह जानना पड़ता है। तो ये ज्योतिमठ है वो यहाँ पर तकरीबन 100 साल के पहले वहां पर निर्माण हुआ था, और यहाँ पर जो ज्योतिमठ है वहां पर वो बहुत ही ऊंचाइयों पर है, और वहां पर जो चमोली वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पर बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया। जहां पर बहुत सारे बांध का निर्माण किया गया तो वहां पर बहुत सारी खुदाई हुई, और बहुत सारी खुदाई हुई, इन्हीं कारण से यहाँ पर ज्यादातर भूकंप और दरारें पड़ चुकी है। यहाँ पर भी जो आगे जो प्लेट की वैसा ही है, इन्हीं कारण से यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अभी कार्बन कम करने के लिए हमारे दीव में क्या कुछ पहल की गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे दीव जिला के समाहर्ता महोदया श्रीमती सलोनी राय मैम यानी कि कलेक्टर है हमारे दीव की, और अभी जो 2 अक्टूबर 2022 को जब हम महात्मा गांधी जी का जन्म सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन उन लोगों ने जो शायद पुष्प गुच्छ दिया जाता है, पुस्तकें दी जाती है, उसकी जगह उन लोगों ने ग्रीन किट दी यानी कि पौधे दिए गए, और साथ ही में इसका वनीकरण किया गया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो कार्बन उत्सर्जन में उसमें कमी ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बर्ड सेंचुरी है, वो भी दीव में आई हो, बहुत सारे बर्ड बाहर से आते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। उसमें भी कार्बन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये दीव के जो भी नागवा बीच है वहां पर अभी सफाई अभियान चलाया गया था। कहीं ना कहीं ये कार्बन और एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारा स्टेप है, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम इंसान जहां जहां अपना पैर रखते हैं वहां वहां हम कोकरेट का जंगल क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां हम इंसान जहां जहां हम पैर रखेंगे वहां वहां पर हम
अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ये जो हमारी समस्या है वो बहुत ही जल्द समय में हम खत्म कर सकते हैं। अभी आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि ये जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे सभी इंडिविजुअल मुद्दा है, क्योंकि हम इसमें गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जब भी हम व्यक्ति ऐसे कहेंगे कि भाई ये हमारा मुद्दा है, हम आज से पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ की कटाई नहीं करेंगे, ज्यादातर जो वाहन है उसका उपयोग नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मुड़ेंगे, तभी यह समस्या बहुत ही जल्द समय में खत्म हो सकती है। शुक्रिया।